नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है धातु तथा अधातु। मेटल नॉन मेटल के बारे में लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी थी। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड बनाती है। दूसरा, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखी थी। तो ऐसी धातुएं जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है वो कौन सी है? मैग्नीशियम धातु। गर्म पानी से नहा के मजा आ गया। इसके बाद आपकी जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है वो कौन सी धातु है? तो ठंडे पानी से नहा के कांपते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आपके ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगी। तीसरा है अल्फांसो, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये जो धातुएं हैं वो आपकी भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। और चौथा, आपके ऐसी धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी वो कौन कौन सी है? सोना, चांदी, कॉपर और लेड। यानी कि सोना चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं। ये धातुएं आपकी जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। इसके बाद हमने देखा था धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन और धातुओं की धातु लवण के साथ रिएक्शन, जिसमें क्या हुआ था कि जब धातु लवण के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अधिक सक्रिय धातु उस धातु लवण में से कम सक्रिय धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील को डालने पर आपका जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और उसकी जगह आके बैठ जाता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। अब इसी सक्रियता श्रेणी को समझने के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। कौन सी ट्रिक थी? तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के अवरोही क्रम में लिखा जाता है, घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, उसे अपन कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी हो गई आपकी? जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है आपकी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हो गई आपकी? जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये क्या है आपकी कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। इसके बाद हमने देखा आयनिक यौगिकों का निर्माण। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातुओं को दे देता है, जिससे धातु के ऊपर तो आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अधातु यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे अपन कहते हैं आयनिक यौगिक। जैसे हमने NaCl का निर्माण पढ़ा था, तो NaCl में सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, जिसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। तो सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया -1 चार्ज। इन्होंने मिलके क्या बना लिया? NaCl का निर्माण कर लिया, जो कि आपका आयनिक यौगिक है। दूसरा देखा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। इसीलिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे क्लोरीन जो है हर एक क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम पे +2। तो इस तरीके से ये बनाते हैं MgCl2। तो ये थे अपने आयनिक यौगिक। अब इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अंतर अणुक आकर्षण बल जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इसीलिए गलनांक इनका ज्यादा। ये जो है जल के अंदर विलय होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल इनमें अविलय होते हैं। अगला कि आपके जो आयनिक यौगिक है इनका जलीय विलयन हो तो उसमें आपके विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन ठोसों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए। तो ये बात रही अपने लास्ट क्लास की। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं धातुओं के निष्कर्षण की। धातुओं का निष्कर्षण होता है कि भाई एट लास्ट निष्कर्षित करके, यानी कि कोई निष्कर्ष निकाल लिया, कोई कंक्लूजन निकाल लिया और धातु अपन को जो है प्राप्त हो गई। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके जो प्रकृति में चीजें आपको मिल रही हैं, धातुएं मिल रही हैं, वो एकदम शुद्ध अवस्था में मिल रही है।
ऐसा तो नहीं है ना, जैसे आप गेहूं भी लेके आते हो मार्केट से तो गेहूं को घर लाके साफ करना पड़ता है, उसमें पता नहीं क्या क्या घास फूस भी होती है, छोटी छोटी सरसों भी आ जाती है, उसमें ढूंढ भी आ जाते हैं उसमें, तो आप उसको साफ करते हो ना। ऐसे ही हमें जो धातुएं होती है वो प्रकृति से एकदम साफ अवस्था में पहले नहीं मिलती, हमें उन्हें जो है साफ करना पड़ता है, यानी कि उन धातुओं को प्राप्त करना पड़ता है। इसे ही अपन कहते हैं क्या, धातुओं का निष्कर्षण। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, कुछ धातुएं होती है जो प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में होती हैं और कुछ धातुएं होती है जो प्रकृति के अंदर संयुक्त अवस्था में होती है। जैसे कि आपके सक्रियता श्रेणी में जो सबसे कम सक्रिय धातु होती है, जैसे कि आपके गोल्ड हो गया औरम, आपके सिल्वर हो गई यानी कि अर्जेंटिनम चांदी, इसके बाद आपके प्लेटिनम हो गई, और जो है आपके प्लेटिनम के बाद और भी ऐसी धातुएं होती हैं जैसे कि आपके मरकरी हो गई। ये ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है कि भाई ये कम सक्रिय है, यानी कि कम सक्रिय, लेजी सी पड़ी रहती है, कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, तो इसीलिए ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जो बच्चा ज्यादा चंचल होता है और मतलब ऐसे संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं हैं वो आपके जो ज्यादा सक्रिय है वो है। जैसे आपके कोई बच्चा है वो बहुत ज्यादा चंचल है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स हमेशा रहते हैं कि भाई ये इसको इधर उधर भेज दिया तो कुछ कांड कर देगा, यानी कि ऐसे बच्चों के साथ हमेशा पेरेंट्स रहते हैं। ऐसे ही आपके संयुक्त अवस्था में कुछ धातुएं पाई जाती हैं जो कि ज्यादा सक्रिय होती हैं, वो आपके संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी। जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, ज्यादा सक्रिय धातु हैं कि अगर इनको खुला छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया तो ये तो जो है घमासान मचा देगी रिएक्ट करके। इसीलिए ऐसी धातुएं जो आपकी ज्यादा अभिक्रियाशील है वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। खनिज, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों और यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है आपके खनिज होते हैं। खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब जो खनिज आपने खुदाई करके निकाल लिए उनमें कोई ना कोई एक विशेष प्रकार की धातु ज्यादा मात्रा में होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है अपना कि इन अयस्कों का समृद्धिकरण अपन कैसे करते हैं, यानी कि ये जो खनिज से अपन को धातु मिल रही है जिन्हें अपन अयस्क नाम दे रहे हैं, उनको अपन प्राप्त कैसे करेंगे, उनका सांद्रण यानी कि उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो देखिए आपके अयस्कों का सांद्रण जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जब सक्रियता श्रेणी पढ़ा था तो उसमें धातुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं या फिर आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। किया था नहीं किया था? देखो जो आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं थी वो कौन सी थी, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये क्या है आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में जैसे आपके जिंक हो गया और भी ऐसी धातुएं हैं, तो ये क्या है आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया इसमें जिंक, ठीक है। और एक होती है आपके निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, जैसे आपके मरकरी हो गया, ठीक है, आपके गोल्ड हो गया, अर्जेंटिनम यानी कि चांदी हो गई, जो क्या है आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की। अब ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये क्या है, ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होती हैं। इनको अपन क्या करते हैं कि ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनको नॉर्मल गरम करते हैं, गरम करने पर ही अपन को धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। गरम करने पर ही धातु जो है अपन को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है।
तो इसे अपन कहते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो किस विधि के द्वारा? अपन इसको कह सकते हैं भर्जन विधि के द्वारा। देखो, दो चीजें अभी आएंगी किसमें? मध्यम अभिक्रियाशील में। कौन कौन सी? एक होता है आपका भर्जन और दूसरा आपका होता है निस्तापन। दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, भर्जन और निस्तापन में सबसे पहले तो ये चीज समझ में आ गई कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को के ऑक्साइडों को अपन गर्म करते हैं और अपन को धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं या तो आपके सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या फिर आपके कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। आप कहेंगे कि मैम सल्फाइड और कार्बोनेट क्या होता है? जैसे मान लो जिंक का सल्फाइड बनाए अपन, तो ये जिंक सल्फाइड है और कार्बोनेट क्या है? CO3। ठीक है भाई, कार्बोनेट क्या है? CO3। अगर CO3 जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोनेट है, अगर सल्फर धातु के साथ लगा हुआ है तो वो सल्फाइड फॉर्म है। तो आपकी जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं या तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है या आपके कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सल्फाइड की फॉर्म में जो आपकी धातुएं प्रेजेंट होती हैं, कौन सी? सल्फाइड की फॉर्म में जो धातुएं प्रेजेंट होती हैं उन्हें अपन भर्जन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं और कार्बोनेट की फॉर्म में जो धातुएं पाई जाती हैं उन्हें अपन निस्तापन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखो, दोनों में क्या अंतर होता है भर्जन और निस्तापन में? भर्जन विधि होती है जिसमें अपन धातुओं के जो भी अयस्क है उनको अपन क्या करते हैं? अधिक वायु और अधिक टेम्परेचर की उपस्थिति में प्राप्त करते हैं, यानी कि ताप और ऑक्सीजन यानी कि वायु, इनकी उपस्थिति में प्राप्त किया जाता है इन अयस्कों को। तो इनको अपन क्या कहते हैं? भर्जन विधि। निस्तापन विधि में जो धातुएं प्राप्त की जाती हैं वो या तो सीमित वायु या फिर वायु की अनुपस्थिति में प्राप्त की जाती है, उसे अपन कहते हैं निस्तापन विधि। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर तो क्या होगा कि जो धातुएं आपके सल्फाइड के रूप में पाई जाती है उन्हें भर्जन विधि के द्वारा अपन प्राप्त करते हैं, जो धातुएं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं उन्हें अपन निस्तापन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि भर्जन विधि में जो आपके धातु है उसको अधिक ताप पे और अधिक वायु की उपस्थिति में प्राप्त किया जाता है, जबकि निस्तापन विधि में सीमित वायु या फिर वायु की अनुपस्थिति में धातु को प्राप्त किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? निस्तापन विधि कहते हैं। ये किस में आएगी? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने के लिए। अब देखो, भर्जन और निस्तापन से अपन क्या करते हैं? जो आपके ये सल्फाइड फॉर्म में धातु प्रेजेंट होती है, भर्जन और निस्तापन में क्या होगा कि आपके जो धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है उन धातुओं को क्या करते हैं? पहले भर्जन और निस्तापन के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया? भाई डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं अपन धातुओं को प्राप्त, लेकिन आपके जो है भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा पहले जो सल्फाइड और कार्बोनेट रूप में आपकी जो धातुएं प्रेजेंट है उनको अपन ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्साइडों से धातु प्राप्त करना क्या होता है? इजी होता है। इसीलिए जो है आपके इनको पहले ऑक्साइडों में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें एक अपचायक एजेंट मिला देंगे, जिसकी वजह से अपन को धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु को इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। फिर आपकी आती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, तो इनको अपन जो है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा पढ़ी थी ना अपन ने, विद्युत अपघटन विधि, उसमें जो है आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया उस धातु का और आपने उसको जो है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा के विद्युत धारा प्रवाहित की और जो है अपन ने धातु प्राप्त कर ली। तो किस विधि के द्वारा? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा जो है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त किया जाता है।
आई के नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हुए हम धातुओं को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की, जो कि कम सक्रिय हैं। जैसे आपके मरकरी है, सोना है, चांदी है, ये क्या है? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। देखिए चलते हैं आगे। अयस्कों का समृद्धिकरण, गैंग क्या होता है? तो वो ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग 10 लोगों का एक ग्रुप गैंग कहलाता है, नहीं। देखिए पृथ्वी में खनिज, अयस्कों में मिट्टी, तेल, धूल जैसी कई अशुद्धियां होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे आप गेहूं लेके आते हो, गेहूं में ढूंढ भी होते हैं, सरसों भी होते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो ये सब जो अशुद्धियां हैं वो आपके क्या है? गैंग कहलाती है। अब देखो जय भाई, जब तुमने पृथ्वी से इन खनिजों को प्राप्त किया तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में तुम्हें मिल गए। कुछ ना कुछ उसमें गंदगियां, मिट्टी, रेत, धूल के कण होंगे। इनको अपन ने क्या कह दिया? गैंग कह दिया। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। गैंग को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग होता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को पहचान कर उन्हें पृथक किया जा सकता है। आगे देखिए, धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो कुछ अपने यौगिकों के रूप में। तो आपके मुक्त अवस्था में जो है, स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं थी? जैसे आपके मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये आपके मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो आपके सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? आपके संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं। सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुएं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्य धातुएं जैसे कि आपके क्या है? जिंक है, लेड, आयरन सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी। यानी कि बच्चा बहुत चंचल है तो उसके पीछे कोई ना कोई घूमता रहेगा। सक्रियता वर्ग में आने वाली धातु का निष्कर्षण अयस्क से निम्न तरीके से किया जाता है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं की। जैसे अपन बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मरकरी की, ये क्या है? Hg आपका मरकरी। इस मरकरी का जो है आपके पास क्या है? मरकरी सल्फाइड यानी कि HgS है। तुमने क्या किया? इसको गर्म किया, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया करवाई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? HgO में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपको मिल गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या मिल गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको मिल गया। अब यहाँ पर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप क्या करोगे? इस जो ऑक्साइड है उसको गर्म करोगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? जो है मरकरी यानी कि धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। आई के नहीं आई बात समझ में? देखिए इधर एक बार कि धातु ऑक्साइड को केवल जो है गर्म करके ही प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि सिनेबार जो है आपका किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। एग्जाम के अंदर 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो किसका? मरकरी का। वायु में सिनेबार को गर्म करने पर, तो जब इसकी वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई तो आपके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से गैस निकल गई। अब आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो जब आपने इसको हीट किया तो आपके पास क्या आ गई? धातु आ गई और इधर से ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ से निकल गई। अगर इसको जो है मैं संतुलित करूं तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि आपके धातु ऑक्साइड से आपने जो है धातु प्राप्त कर ली। तो ये है आपका निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखिए इधर एक बार कि सबसे पहले अपन बात करते हैं HgO को और गर्म करने पर। तो आपके मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, जब आपने उसको और गर्म किया तो आपको जो है मरकरी मिल गया यहाँ पर और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल गई। ठीक है, ऐसे ही हम जो है और देख सकते हैं
कॉपर सल्फाइड है अपने पास, उसको गर्म किया तो अपने कॉपर 2 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑक्साइड को जो है दोबारा से अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन जो है इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये तो हुई आपकी कि कौन सी धातुएं जो अभिक्रियाशीलता में सबसे नीचे हैं, यानी कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब अपन बात करते हैं मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। जैसे कि अपन बात करते हैं, मान लीजिए जिंक की। ये जो आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इनको अपन या तो भर्जन विधि के द्वारा या फिर कौन सी विधि के द्वारा, निस्तापन विधि के द्वारा। ठीक है, देखो भर्जन में मैंने क्या बताया कि कौन से अयस्कों से, तो भर्जन विधि में जो आपकी धातुएं सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, तो आपके सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त की जाए किस विधि के द्वारा, भर्जन के द्वारा। कार्बोनेट में क्या आएगा कि कार्बोनेट के रूप में अगर आपकी धातुएं प्रेजेंट है तो उनको निस्तापन विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, निष्कर्षित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है सल्फाइड अयस्कों से, तो देखो आपके ये जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जिंक सल्फाइड, इसको आपने अधिक वायु और ताप की प्रेजेंस में क्या किया, गर्म किया, यानी कि अधिक वायु, ऑक्सीजन और अधिक ताप की उपस्थिति में इस जो सल्फाइड है इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया ऑक्साइड में परिवर्तित। अब क्या किया जाएगा, ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड है इसमें जो है अपन क्या मिला लेते हैं, अपचायक एजेंट। अपचायक क्या होता है, जो सामने वाले का क्या कर दे, अपचयन कर दे। और अपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, है कि नहीं। तो अपने पास Zn के साथ ऑक्सीजन ही तो जुड़ी हुई है, अपन को इस ऑक्सीजन को ही तो निकालना है। तो अपन क्या करते हैं कि इस अपचायक के रूप में कार्बन का यूज लेते हैं, जो क्या करता है, इसका जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर देगा। तो यहाँ पे देखो आपके जिंक रह गई और ये ऑक्सीजन को अपने साथ उड़ा ले गया, तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से आपको भर्जन विधि के द्वारा क्या प्राप्त हो गई, जिंक धातु प्राप्त हो गई। आई कि नहीं आई बात समझ में। दूसरा देखो, निस्तापन विधि में क्या होता है कि जो धातुएं आपके कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, उन धातुओं को अपन क्या करते हैं कि सीमित वायु, क्या सीमित वायु या फिर वायु की अनुपस्थिति में, क्या वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो आपके ये जो कार्बोनेट है वो आपके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर अपन जो है अपचायक का यूज करके उसको धातु को प्राप्त कर सकते हैं। भर्जन और निस्तापन में जो है अंतर पूछे तो लिख के आ सकते हो, आराम से कर लोगे ऐसे। चलिए देखिए इधर एक बार कि इस श्रेणी की जो धातुएं होती है, किस श्रेणी की, तो भैया मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कि मध्यम श्रेणी में जो आती है। तो इस श्रेणी की धातुएं या तो सल्फाइड फॉर्म में होंगी या फिर आपके किस फॉर्म में, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, पहले सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपन धातु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः हम पहले सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो किस किस विधि के द्वारा, भर्जन और निस्तापन के द्वारा। देखिए सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि के द्वारा और जबकि कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन विधि के द्वारा। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, तो सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु व अधिक ताप पर गर्म करते हैं भर्जन विधि में। निस्तापन विधि में कार्बोनेट अयस्कों को जो है सीमित वायु अथवा वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जिंक का जो है अपन ने क्या किया, भर्जन और निस्तापन। सबसे पहले देखो अपन ने क्या बात की कि आपके पास जिंक सल्फाइड है, उसको भर्जन विधि के द्वारा करेंगे। तो भर्जन विधि का मतलब क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो किस में कन्वर्ट किया अधिक ताप और वायु की उपस्थिति में? जिंक ऑक्साइड में। अब इस जिंक ऑक्साइड में अपन रिड्यूसिंग एजेंट क्या मिला देंगे? अपचायक कार्बन, जिससे आपका क्या बन गया? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से निकल गई। तो ये तो हुई भर्जन। निस्तापन में क्या करते हैं? जो आपके कार्बोनेट अयस्क हैं उसको सीमित वायु या फिर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कराई ना इसकी, यानी कि आपके वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर कार्बोनेट को गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड अपन को वहां पर मिल गया। एक चीज याद रखना, जब आपके पास मान लीजिए सल्फाइड अयस्क है ना, तो जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो आपके SO2 निकलेगी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। जब आप किसी कार्बोनेट को गर्म कर रहे हो ना, तो आपके कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, भर्जन और निस्तापन से। सल्फाइड से आपके भर्जन विधि के द्वारा, और कार्बोनेट हो तो आपके निस्तापन विधि के द्वारा। देखिए, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन अपचायक का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अपन रिड्यूसिंग एजेंट क्या डालते हैं इसमें? कार्बन डालते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है? अपचायक है, यानी कि सामने वाले का अपचयन कर देगा। और अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में जब अपन ने कार्बन अपचायक डाला तो जो है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई और जिंक अपन को प्राप्त हो गई। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने क्या देखा कि कोई भी जो धातु का विलयन है उसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु डाल देते हैं तो वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। यही देखा, तो इसमें भी यही होगा कि आपके पास मान लीजिए ये क्या है कि एक धातु ऑक्साइड है। अब इसमें इस मैग्नीज से ज्यादा सक्रिय धातु अपन ने डाल दी, कौन सी? एल्यूमिनियम। अब ध्यान रखिएगा कि जो धातु आप ले रहे हो ना दूसरी, वो इस धातु से ज्यादा सक्रिय होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम इस मैग्नीज से ज्यादा सक्रिय है, तो इसने क्या कर दिया? इस एल्यूमिनियम ने इस धातु ऑक्साइड में से इस धातु को विस्थापित कर दिया, लात मार दी, इसीलिए मैग्नीज आपके अलग आ गई और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो गया। आई कैन, यही बात समझ में? आगे देखिए एक और रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए Fe2O3 जब आपकी आयरन की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई तो आपको पता है कि सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम ऊपर आता है और आयरन जो है नीचे आता है। तो इस आयरन ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया? इस आयरन को प्रतिस्थापित कर दिया। आयरन अलग और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। आई कैन, यही बात समझ में? तो यहाँ पर अपने जो है थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट होता है, अभी चैप्टर और बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। देखिए आज के इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। जो धातुएं होती हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं और कुछ आपके उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ आपके मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। अब धातुएं जो है या तो आपके मुक्त अवस्था में पाई जाती है या फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, मरकरी, प्लैटिनम। संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपके संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब जो है अयस्कों के सांद्रण और समृद्धिकरण के लिए अपन अलग अलग विधि अपनाते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को सिंपली गर्म करके जो है अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सिनेबार जो कि मरकरी का अयस्क होता है। अब अपन क्या करते हैं, जो मरकरी सल्फाइड है उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया।
फिर अपन ने उसको और गर्म किया तो ऑक्साइड जो है आपके धातु में परिवर्तित हो गया, यानी कि धातु अपन को मिल गई। दूसरा हमने देखा मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को जो है हम दो विधि के द्वारा, भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो धातुएं आपकी सल्फाइड के रूप में पाई जाती है उनको भर्जन विधि के द्वारा, और जो धातुएं आपके कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है उन्हें अपन निस्तापन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। भर्जन विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं कि वायु की उपस्थिति में, अधिक ताप और अधिक वायु की उपस्थिति में धातु को प्राप्त किया जाता है, जबकि निस्तापन विधि में जो धातु है उसको सीमित वायु या फिर अनुपस्थिति में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब आपके सल्फाइड और कार्बोनेट से जब आपके ऑक्साइड मिल गया तो अपन क्या करते हैं, इन ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक का यूज करते हैं और धातु को प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसे जो है इस प्रक्रिया के लिए अपन जो है विस्थापन अभिक्रिया का यूज भी कर सकते हैं, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु को इसमें डाला जाता है, जिससे कम अभिक्रियाशील धातु वहां से क्या हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अधिक सक्रिय जो धातु हैं उनको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, और अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।